नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश राजभर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस हिंदी चैनल भारतीय दर्शन में। और मैं बात करना चाहता हूं एक बहुत ही गंभीर विषय पे, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों पर। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत बड़ा बाजार है। भारत के अलावा अगर किसी के पास दुनिया में इतना बड़ा बाजार है तो वो है चाइना। मगर चाइना के अंदर इतनी अच्छी देशभक्ति है वहाँ के लोगों को, वहाँ के जनता को, वहाँ के प्रतिनिधियों को, कि वो दुनिया को किसी भी देश को अपने देश में बाजार नहीं लगाने देते। उल्टा वो अपनी दुकान दुनिया के सारे देशों में लगा रखा है। वहीं अगर हिंदुस्तान पे आप नज़र डालेंगे तो पता लगेगा कि उसका उल्टा है। इतनी बड़ी बाजार होते हुए भी हिंदुस्तान का कोई भी सामान हिंदुस्तान के बाज़ारों में नहीं दिखेगा। ढूंढ लीजिए आप, चाहे वो कोलगेट हो, साबुन हो, तेल हो, चिप्स हो, बिस्कुट हो, जूते चप्पल हो, परफ्यूम हो, लिपस्टिक हो, नेल पॉलिश हो, या फिर कुछ भी हो, कच्छा हो, बनियान हो, कपड़े हों, जो भी चीज़ें हों, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है। एक दो लोगों को छोड़कर, दो चार कंपनियों को छोड़कर, वो भी जो दो चार कंपनियां हैं वो बड़े लेवल की कंपनियां हैं। छोटे स्तर की कोई भी वस्तु, कोई भी मटेरियल आपको बाज़ार में नहीं दिखेगी। और फिर दूसरी तरफ हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो कितने विद्वान हैं, कितने महान हैं, अद्भुत लोग हैं। फिर वो घर में बैठ के इस बात पर रोना रोते हैं कि हिंदुस्तान में रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी है, भुखमरी है, दलिद्रता है, बदहाली है। कैसे आएगी और कौन लाएगा ये उन्नति? किसका इंतज़ार कर रहे हैं? कौन सा फरिश्ता, कौन सा मसीहा आने वाला है? आप 75 साल से इस देश की बदहाली और कमज़ोरी, दलिद्रता को झेल रहे हैं, देख रहे हैं। समझ में नहीं आता किसका इंतज़ार करने में पूरा का पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है। आप नज़र डालिए ज़रा इस बात पे कि हिंदुस्तान के जो नेता हैं वो जब तक सत्ता में नहीं होते हैं, कुर्सी तक जाने के लिए क्या नहीं करते, कौन से प्रयास नहीं करते, कौन सी राजनीति नहीं करते, कौन से वादे नहीं करते। बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े कस्में खाते हैं, लेकिन कुर्सी पर जाते ही सब भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही देश की जनता का भी हाल है। इसका भी कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि जब तक बेरोजगार होते हैं, देश में धरना प्रदर्शन, ये वो, बेरोजगारी, ज्ञान, दुनिया भर के ज्ञान बांटेंगे, दुनिया भर के कार्यक्रम करेंगे, लेकिन जैसे उनको कुर्सी मिल जाती है, सब कुछ छोड़ के बस मुझे अब तरक्की कैसे मिले, मैं धन कैसे इकट्ठा कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों में लग जाते हैं। भ्रष्टाचार, 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 और सब मिल बांट के खा रहे हैं। बंदर बांट लग जाता है। जितने पदाधिकारी हैं, नेता प्रतिनिधि हैं, देश को चलाने वाले लोग हैं, ये सब के सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, और मिल बांट के इस देश को लूटते हैं। और 75 साल से लूट जारी है। या यूँ कहें तो पहले विदेशी लोग थे, इंग्लैंड वाले लोग थे, अंग्रेज़ थे, या उससे भी पहले जाएं तो आक्रमणकारी जो विदेशी लोग थे, मुग़ल साम्राज्य के लोग, उन लोगों ने इस देश को लूटा। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने लूटा। फिर उसके बाद हिंदुस्तान के लोग कुर्सियों पे बैठते हैं, पदाधिकारी बन रहे हैं, इस देश की सत्ता बागडोर अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं जो हज़ारों साल से बाकी दूसरे लोगों ने किया है। इस देश की गरीबी कैसे मिटेगी, मेरे समझ में नहीं आती बात। इस देश की जनता को भी कोई फिक्र नहीं है इसकी, सिवाय इसके कि हमारे देश में गरीबी है, कमज़ोरी है, बदहाली है। सरकार को कोसो, नीतियों को कोसो, बस कोसो, सिर्फ कोसो, और उस कोसने से ही उनकी गरीबी मिट जाएगी, ऐसा उनको लगता है, जो 75 सालों में नहीं हुआ। मगर उम्मीद है कि कोसने से हो जाएगा। अपनी जिम्मेदारी को कोई नहीं निभाना चाहता।
क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि अपने देश से प्रेम करें, अपने देश के लोगों से प्रेम करें? बाज़ार में आए ऐसे फालतू फालतू चीज़ों को आप खरीदते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विदेशी है, इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, चाहे भले ही उसमें जहर हो मगर इम्पोर्टेंट है। अपने जीवन की कमाई, जितने भी 4 पैसे आपने खून पसीने बहा के कमा लिया है, फ्रिज खरीद के ले आओ, कूलर खरीद के ले आओ, एसी खरीद के ले आओ, विदेशी जूते चप्पल खरीद लो, क्योंकि इससे बड़ा हाई इम्प्रेशन जमता है। लोग देखेंगे तो कहेंगे हाँ भाई इम्पोर्टेंट चीज़ है, कितनी बड़ी शान है उसमें। वहीं देश का बना हुआ कोई भी आइटम ना खरीदने को तैयार है कोई, ना ही उसको देखने को पसंद करने को तो तैयार है कोई, क्योंकि वो फालतू की चीज़ है। अपने देश में आपके अंदर ना तो देशभक्ति है, ना ही अपने देश से कोई सहानुभूति है, ना ही इस देश के लोगों से कोई अपने प्रेम है। फिर आप उम्मीद करते हो कि इस देश में कोई हक नहीं है आपको इस देश के नेताओं को कोसने का, इस देश में पदों पे बैठे हुए अधिकारियों को, क्योंकि आप खुद अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे हैं तो दूसरे को कोसने का क्या अधिकार है आपको? जो नेता भ्रष्टाचार करके बैठा हुआ है, हजारों हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाला नेता 5 साल के बाद आपके पास फिर आता है, आप फिर उसको वोट देते हो, फिर आप कोसने बैठ जाते हो। क्या अधिकार है आपका कोसने का? 5 साल में जब वो आपके पास आया था तब आपके समझ में क्यों नहीं ये बात आई कि जो आदमी पहले 5 सालों तक चोरी करता रहा, लूटता रहा इस देश को, फिर उसको ही हम नेता बना रहे हैं, वो दोबारा फिर चोरी नहीं करेगा, लूटेगा नहीं इस देश को। इस बात की गारंटी आपने क्या ली उससे? कौन सा हिसाब आपने उससे मांगा? नहीं मांगा तो फिर क्या अधिकार है आपको? मतलब इस तरह से गरीबी और बदहाली पर रोना रोने का क्या अधिकार है? नहीं अधिकार है। चुप मार के बैठे रहिए, कुछ मत कीजिए, या फिर आप ये कीजिए कि इनसे हिसाब लेना शुरू कीजिए। और भ्रष्टाचार की शुरुआत आपसे ही होती है, आपने ही उसको भ्रष्टाचार में बढ़ावा दिया है। आप उसके कॉलर को कभी पकड़े नहीं, उसके गिरेबान को कभी पकड़े नहीं। और जो लोग पदों पे बैठे हुए हैं वो खुद अपने गिरेबान में झांक के देखें पहले, वो लोग भी कम नहीं हैं। उन लोगों ने भी यही काम अपना रखा है, खुद मतलब भ्रष्टाचार करते हैं, लूटते हैं इस देश को, और दूसरी तरफ इस बात पर रोना भी रोते हैं कि इस देश में गरीबी बहुत है, कमज़ोरी बहुत है, बदहाली बहुत है। लेकिन लूटने का मौका किसी को नहीं छोड़ना है, कोई नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए हमें आज़ाद किया गया था, इसी दिन के लिए, ताकि इस देश को लूटा जाए। लूटो और इंतज़ार कीजिए, अवतार आएंगे, फिर से कृष्ण जन्म लेंगे, फिर से राम जन्म लेंगे। कोई राम और कोई कृष्ण जन्म नहीं लेने वाला। जो कुछ भी करना है आपको करना है, ईश्वर ने आपको इतना सक्षम बनाया हुआ है। आप अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएंगे और इंतज़ार कीजिए कि कोई राम और कृष्ण नाम से अवतार लेगा, कोई नहीं लेने वाला। जब तक आप खुद नहीं जागेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है आपका। कड़वी है, मैं जो कह रहा हूँ उसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को आप खुद नहीं निभाना चाहते, बस अपनी गलतियों को दूसरे के सर पे डाल देना चाहते हैं। इससे हल नहीं होगा देश का, समाधान नहीं कोई निकल के आने वाला, क्योंकि ये सिलसिला तो 75 साल से चल रहा है और कोई समाधान निकल के आज तक नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है। अगर समाधान निकल के आने वाला होता तो अब तक आ चुका होता। अगर आप चाहते हैं कि कोई समाधान निकल के आए तो आपको जागना होगा, इसके समाधान के दिशा में काम करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और उस ढूंढने में सबसे पहला काम आपको यही करना होगा
कि अपने देश से प्रेम कीजिए, अपने देश के लोगों से प्रेम करना शुरू कीजिए। अगर ये विदेशी कंपनियों को आपने त्याग कर दिया तो 50% तो समाधान यहीं से निकल के आ जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी का बहुत बड़ा केंद्र यहीं से पैदा हो सकता है। आप देख लीजिए बाज़ार में कितनी ही चीज़ें हैं जो बिक रही हैं, रोज़ आप खरीदते हो, सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीज़ों को आप यूज करते हैं वो सब के सब विदेशी हैं। उसमें इक्का दुक्का छोड़ के बाकी सब विदेशी हैं। लोकल स्तर पे तो शायद एक भी ना हो, बड़े स्तर पे कहने के लिए थोड़े हैं नाम, 2-4 नाम निकल के आ जाएंगे जो देश की हैं, लेकिन वो भी देश की नहीं है। उनके भी एक तरह से समझौता हुआ है बड़ी बड़ी कंपनियों से जो विदेशी हैं, और एक दूसरे से वो समझौता करके इन सब सामानों को बाज़ार में उतार रखे हैं, लेकिन उसका उपयोग आप कर रहे हैं। ये बंद करना होगा। सबसे पहले तो आपको यही बंद करना होगा। दूसरे नंबर पे आप उन नेताओं के कॉलर को पकड़ना स्टार्ट कर दीजिए जो आपसे वादे करते हैं। चुनावी टाइम में कैसे कैसे वादे कर लेते हैं वो आपसे, लेकिन वो निभाते एक भी नहीं। फिर दोबारा आपके दरवाजे पे वोट मांगने के लिए आ जाते हैं और आप फिर भी उसके कॉलर को पकड़ने के बजाय उसको फिर से आप वोट दे देते हैं। ये गलती दोहराना नहीं है, आपको बंद करना होगा इस गलती को, दोहराने के सिलसिले को। ये सिलसिला जब तक आप बंद नहीं करेंगे तब तक ये गलतियां ख़त्म नहीं होने वाली, और ये गरीबी का ग्रोथ, बेरोज़गारी का ग्रोथ बढ़ता ही जाएगा। इसे रोकिए, ख़त्म कीजिए, बंद कीजिए ये सिलसिला। और कौन बंद करेगा इसको? हमें आपको ही जागृति लानी होगी। देश में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन लोगों ने इस देश को, इस समाज को चलाने की क्षमता ली रखी है, ईश्वर ने उनको दे रखी है, वो लोग तो इस काम में लगे हुए हैं कि किसी को राजनीति के नाम पे तोड़ दो, किसी को समाज के नाम पे, पार्टियों के नाम पे तोड़ दो, और किसी को जातियों के नाम पे तोड़ लो। कुछ लोग जातिवाद का झंडा लेके घूम रहे हैं, कुछ लोग पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हैं, कुछ लोग अपने पदों और कुर्सियों का झंडा लेके घूम रहे हैं कि मेरी कुर्सी ना जाने पाए। कोई कहता है मेरी पार्टी ना जाने पाए, कोई कहता है मैं ऊंची जाति का हूँ, मेरे जाति का सम्मान न चला जाए क्योंकि मैं ऊंची जाति का हूँ। हो जाएगा ऊंची जाति में आपका हो जाने से भला, तो कर लीजिए भला। 75 साल से भला हो ही रहा है। गरीबी के दलदल में तो वो लोग भी धंसे हुए हैं, गिरे पड़े हैं, आगे भी वो गिरेंगे और भी गिरेंगे। ये ख्याल छोड़ दीजिए कि किसी ऊंचे जाति का पद पे हो गया है तो आपका कल्याण हो जाने वाला है। वो कोई कल्याण नहीं होने वाला। वो पद पे जाने के बाद आपको चूस रहा है, लूट रहा है जोंक की तरह। कोई आपका भला नहीं कर रहा है वो, और ना ही करेगा। और चूसने का ये जो सिलसिला है और तेज होगी जितना ज़्यादा, क्योंकि देश जितनी ही ज़्यादा गरीबी के दलदल में धंसता जा रहा है, भुखमरी का शिकार होता जा रहा है, लोग उतनी ही तेज़ी से इस देश को लूट रहे हैं और लूट के इस देश से भाग रहे हैं। और वो तब तक इस देश में है जब तक इस देश पर कोई दूसरा अपना आधिपत्य न जमा ले। जिस दिन उनको ऐसा लगा कि अब इस देश में कुछ बचा नहीं, दूसरे देश का हम गुलाम बनने वाले हैं, वो तुरंत निकल जाएंगे इस देश को छोड़ के विदेशी किसी देश में, वहाँ जाके, क्योंकि उन लोगों ने तैयारी करके रखी हुई है। यूं ही नहीं वो अपने पैसे को विदेश में ले जाके जमा करते हैं, इसी दिन के लिए वो जमा करते हैं। अब सोचना है आपको है कि क्या करना है। मेरी बातें बहुत से लोगों को चुभेगी क्योंकि सच जो है कड़वा होता है, मगर यही सत्य है। आगे आपकी मर्जी है, मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता। मेरी जो राय थी मैंने वो रख दी, और आप इंतज़ार करना चाहते हैं तो इंतज़ार कीजिए किसी फरिश्ते के आने का। शायद वो फरिश्ता आएगा ही नहीं, आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। इंतज़ार के साथ साथ आपका जीवन भी शायद ख़त्म हो जाए, क्योंकि 75 सालों में बहुत से लोगों का जीवन ख़त्म हो गया, आपका भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी दुविधा नहीं है। और आप इंतज़ार करते रहिए, सरकारों को कोसते रहिए,
पदाधिकारियों को कोसते रहिए, कानून को कोसते रहिए। एक और बात, अगर कानून आपका भला नहीं कर पा रहा है तो इस कानून को फेंक दीजिए कूड़े में उठा के, क्योंकि कानून बना है देश का कल्याण करने के लिए, ना कि देश का कबाड़ा करने के लिए। बहुत से लोग हैं जो मुझसे मिलते हैं, कहते हैं इस बात को कि हमारे देश का संविधान बहुत महान है, पर उस महान का हम करें क्या? महान संविधान का हम क्या करें? इस देश का कोई भला तो नहीं कर पा रही। 75 साल में इस देश के साथ जो हुआ है वो तो ठीक नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं ठीक लगता। और अगर देश में संविधान महान होते हुए भी देश का कोई कल्याण नहीं कर पा रहा है तो उस संविधान का हम करें क्या? उन कागज के पन्नों को, उन कागज के टुकड़ों को क्या करें? शहद लगा के चाटें, आरती दिखाएं उसको, क्या करें? कैसे उससे समाधान निकल के आएगा? जब इस पे मैं बात करता हूं तो उनको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि संविधान तो महान है। उनका ले दे के बस एक ही तर्क होता है, संविधान ठीक है, चलाने वाले गलत हैं। तो ना तो आप चलाने वाले का कालर पकड़ पा रहे हैं, ना संविधान को उठा के फेंक पा रहे हैं, और गरीबी दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। तो फिर करें क्या? रास्ता ही बता दो, कुछ तो समाधान दो, क्या करें? ले दे के वो फिर वो कुछ बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, तो वो ये उनका कहना हो जाता है ये कि इस पार्टी को जिता दो। भाई 75 साल से तो पार्टी ही बदल रहे हैं, क्या बना, क्या बिगड़ा? कुछ भी तो नहीं हुआ। पार्टी बदल लेने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि संविधान में ज़्यादातर धाराएं जो है वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं। आप ढूंढिए, खोजिए, और याद रखिए बराबर इस बात को, अंग्रेज़ों ने जितने भी कानून बनाए थे वो सब अपने हित के लिए बनाए थे, अपने हित को ध्यान में रखकर बनाए थे। यहाँ तक कि खुद बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस बात का समर्थन किया था। सिर्फ आज़ादी के 5 साल बाद ही बाबा साहेब ने कह दिया कि इस देश के संविधान को जलाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अगर कोई कहे कि इस देश के संविधान को जलाना है तो मैं उसको सबसे पहले आग लगा दूंगा, क्योंकि इस देश में जैसी विचारधारा और जिस तरह से संविधान को चलाना चाहिए था वैसे संविधान नहीं चल रहा, और जिस तरह के संशोधन किए जा रहे हैं ये देश हित में नहीं है। सिर्फ उस समय तक 3 से 4 संविधान में मतलब बदलाव हुआ था, संशोधन हुआ था। आज के डेट में अकेले मोदी सरकार ने 4000 से ज़्यादा संविधानों को बदल दिया है मात्र 8 सालों में। इससे पहले जो 55 साल कांग्रेस पार्टी का सत्ता रहा है इस देश में, आप सोचिए उस इतने दिनों में कितने संविधान को चेंज किया गया होगा, कितने संशोधन किया गया होगा, क्या बचा संविधान में? इस बात पर आप खुद विचार कीजिए। और सिर्फ 4 संविधान में संशोधन कर देने से वो व्यक्ति खुद इस बात का समर्थन करता हो कि इस संविधान को जलाने के लिए मैं तैयार हूँ, आग लगा देने के लिए, तो हजारों संशोधन के बाद उस संविधान में क्या बचा होगा? आप इस बात पर अंदाज़ा लगा लीजिए, कल्पना कर लीजिए। और मैं ये कोई ख्वाब ख्याली बात नहीं कर रहा हूँ। पार्लियामेंट में बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ जो बयान है वो मेरे पास सबूत के तौर पर है। किसी भी भाई को चाहिए तो वो मुझसे मिल सकता है, मैं उसे वो सबूत दे सकता हूँ। ये उस व्यक्ति के बयान हैं जिस व्यक्ति ने संविधान को बनाया। इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। आप सभी लोगों ने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद।